तो हेलो दोस्तों, आज हम सब जो है ना हिस्ट्री का आधुनिक भारत के इतिहास को अच्छे से पढ़ते हुए आगे निकलेंगे और अच्छे तरीके से और घटना चक्र के आधुनिक भारत को हम सब लाइन बाय लाइन तरीके से ख़त्म करेंगे, ठीक है? ताकि आधुनिक भारत एक सेकंड आइए पेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। आधुनिक भारत में हम सब जो है ना आधुनिक भारत में इससे पहले हम सब एंशिएंट को ख़त्म कर चुके हैं। एंशिएंट को ख़त्म कर दिए, फिर मेडिवल को ख़त्म कर दिए। चैनल पे वीडियो डला गया है। अगर ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो का ज़रूरत होगा तो चैनल पे पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों? तो हम सब आज आधुनिक भारत के इतिहास को प्रारंभ करते हैं और पहला है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसी तरीके से देखते हैं जितना भी चैप्टर होगा करते हुए हम सब आगे बढ़ते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। पुर्तगाल उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? यानी पुर्तगाल कंपनी का जो स्थापना हुआ उसके बाद उपनिवेश किया तो प्रथम वायसराय जो भारत में बनाया था वो कौन था? पहला जो है अल्मीडा, पहला पुर्तगाली वायसराय जो बनाया था अल्मीडा था, ठीक है? आइए डिटेल देखते हुए आगे जाते हैं। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा, ठीक है? वास्को डी गामा पहली बार पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह में 1498 को पहुंचा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की, क्योंकि भारत आने वाला समुद्री मार्ग से पहला व्यक्ति वास्को डी गामा ही था, इसीलिए। कालीकट के तत्कालीन शासक जो जमुरीन था, कालीकट के तत्कालीन शासक जमुरीन था। जमुरीन के द्वारा वास्को डी गामा का बहुत स्वागत किया गया और ठीक है, वास्को डी गामा का स्वागत किया और पुर्तगाली व्यापारियों ने जो है ना भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप, हुगली बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। जैसे पुर्तगाली व्यापारी ने कालीकट के साथ साथ गोवा, दमन द्वीप, हुगली बंदरगाह में व्यापारिक कोठियां स्थापित की और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बने। 1458 में वास्को डी गामा याद है सॉरी वास्को डी गामा भारत पहुंचे, ठीक है दोस्तों? और जस्ट 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो है ना भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आए। यानी वायसराय गवर्नर दोनों थे। यानी क्वेश्चन में पुर्तगाली के प्रथम गवर्नर अगर पूछ दे तो भी अल्मीडा ही होगा, वायसराय पूछे तो भी अल्मीडा, ध्यान रखना। व्यापारिक हितों को परिक्षेप में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, नीला जल नीति का प्रतिपादन किया। यानी ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा के द्वारा लागू किया गया था, इसको ध्यान रखिए, ये एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी के द्वारा। और नीला जल नीति इसी को बोलता है, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? हुगली का प्रयोग जो ये जो है ना पुर्तगाली ही करता था, डच नहीं करता था, फ्रांसीसी नहीं करता था, अंग्रेज नहीं करता था, ठीक है? आइए, पुर्तगाली द्वारा जो है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि हुगली जो है ना उस समय जिस समय पुर्तगाली आया था बंगाल की खाड़ी में पूरा लूटपाट किया जाता था। जितने भी जहाँ जाते थे उस सब में लूटपाट कर लिया जाता था, सब पुर्तगाली के द्वारा लूटपाट किया जाता था बंगाल की खाड़ी में। भारत में जो ना 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? भारत में 1613 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? गोवा में नहीं किया, आरकोट में भी नहीं किया और बंगाल की खाड़ी में उस समय नहीं किया था। 1613 में याद रखना है सूरत में किया था, ठीक है? आइए, कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार अप्रैल 1609 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं रहा। 1611 ईस्वी में पुर्तगाली के विरोध के बावजूद कैप्टन मिलटन सूरत के समीप स्वावलंबी पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापारी करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। और कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा जो है 1612 ईस्वी में स्वाली यानी सूरत के समीप में पुर्तगालियों को हराकर उनके एकाधिकार को निरंतर को तोड़ा। इसीलिए पुर्तगाली को हराकर जो है ना 1613 में ध्यान रखना है सूरत में स्थापित किया गया अंग्रेजों द्वारा।
इसके बाद जहांगीर के अनुभवों से अंग्रेजों ने जो है सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित स्थापित की। ध्यातव्य है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री अस्थायी रूप से मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। यानी अस्थायी रूप से जो है ना मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा के सहयोगी फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है दोस्तों, आइए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पर हराया? स्वाली के स्थान पर ऑटोमेटिक है, अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली के युद्ध में थॉमस बेस्ट, हम सब नीचे जो पढ़े ना, थॉमस बेस्ट स्वाली के युद्ध में हराया था। याद रखना, स्वाली के स्थान पर हराया था थॉमस बेस्ट को। ये पुर्तगाली थे, पुर्तगाल की तरफ से थे थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण अगर बोला जाए तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिस्पर्धा, ये नहीं। ऑस्ट्रिया के राजगद्दी की जंग, ये भी नहीं। कर्नाटक के राजगद्दी, ये भी नहीं। और ये हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा जो फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, ये है मूल कारण। कर्नाटक के प्रथम युद्ध 1746-47, याद रखना है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-47। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध 1740 में प्रारंभ हुआ, उसका विस्तार मात्र था। ठीक है, ग्रीस सरकारों की आज्ञाओं के विरुद्ध ही दोनों दलों यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कमोडोर यानी अंग्रेज जो है कमोडोर कर्टिस बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिग्रहण कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में सेना को फ्रांसीसी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अरियार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में जो नहीं युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्सला सापेल की संधि 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध को समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। 1740 का प्रसिद्ध वनडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? 1760 का वनडीवास का युद्ध फेमस है, फ्रांसीसी के विरुद्ध लड़ा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत फेमस, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वनडीवास का युद्ध जनवरी 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ। तो युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। ठीक है, युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है ना उस समय कर रहे थे। यानी बंदीवास के युद्ध में क्वेश्चन आएगा, बंदीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बंदीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट कर रहे थे। ठीक है, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली। क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है दोस्तों कि बंदीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? काउंट डी लाली, याद रखना। और पूछेगा अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सर आयरकुट, ये याद रखना। आइए उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम प्राप्त होता था। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम प्राप्त होता था, ये बिहार से प्राप्त होता था। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो है अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था जो ना नशा के लिए, उस समय नशा उत्पादन हो, नशा करने में हो, उस समय जो भी क्वेश्चन आए अंग्रेज से संबंधित, उस समय बिहार ही सर्वश्रेष्ठ रहता था। भारत और चीन इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? वो मुख्य आर्थिक, भारत और चीन इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार अफीम था। और अफीम कहाँ होता था? बिहार में होता था। भारत चीन इंग्लैंड के मध्य व्यापार का मुख्य आधार अफीम, चाय और कपड़ा था। ठीक है,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बंगाल और बिहार आदि क्षेत्र में अफीम की खेती का पर एकाधिकार स्थापित किया और भारतीय किसानों में जबरन अफीम की खेती कराई तथा चीन से व्यापार व संतुलन को दूर करने के लिए अफीम का चीन में निर्यात किया, क्योंकि ब्रिटेन को चीन से चाय और चीनी मिट्टी के बर्तन और रेशम की अधिक आवश्यकता थी। ठीक है, अतः विकल्पानुसार अफीम भारत और चीन इंग्लैंड के बीच व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार था। ये 17वीं में क्वेश्चन पूछा गया है, लेटेस्ट, ध्यान रखना है। आइए मिलान करते हैं कि कौन खोजकर्ता और जन्मस्थान, यानी कि जो कहाँ का कौन था, क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस, जैक्स आर्टियन, और ऊपर देखते हैं कौन कौन है क्रिस्टोफर कोलंबस। आइए ऊपर भी होगा ना, और है फर्डिनेंड मैगलन, फर्डिनेंड मैगलन भी है। आइए देखते हैं, पर यहाँ मिलाने में दिक्कत होगा। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ना इटली के थे, और जेम्स कार्टियर जो है ना, जेम्स कार्टियर जो है ना फ्रांस के थे। जेम्स कार्टियर फ्रांस के जेम्स कार्टियर फ्रांस के थे। तो और सर फ्रांसिस ड्रेक जो है, आइए ऊपर देखते हैं, मिलाने में आसानी होगा दोस्तों। आइए यहीं देख लेते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली के थे, जैक्स कार्टियर फ्रांस के थे। ठीक है, जैक्स कार्टियर जो हम सब देख रहे थे ऊपर, फ्रांस, जैक्स कार्टियर फ्रांस के थे, और सर फ्रांसिस ड्रेक जो है ना यूनाइटेड किंगडम के थे, और फर्डिनेंड मैगलन जो है पुर्तगाल के थे। ध्यान रखना, क्रिस्टोफर कोलंबस फिर से इटली के थे, और जैक्स कार्टियर फ्रांस के थे, सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम के थे, और फर्डिनेंड मैगलन जो है पुर्तगाल के थे। फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाल के थे, सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम के थे, जैक्स कार्टियन फ्रांस के थे, क्रिस्टोफर कोलंबस इटली के थे। ठीक है, आइए अब हम सब नेक्स्ट चैप्टर आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। अब ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे और जितने भी एग्जाम में पूछे गए होंगे इस चैप्टर से संबंधित, आइए अच्छे से डिटेल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए। बक्सर की लड़ाई के बाद, एक सेकेंड, पहला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। बक्सर की लड़ाई के बाद जो है ना, सलवाई नहीं, सुगोली नहीं, बेसी नहीं, इलाहाबाद की संधि। बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, आइए। बक्सर की लड़ाई जो है ना अक्टूबर 1764 में मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा उद दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेनाओं तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। ठीक है, युद्ध में अंग्रेज जो है ना विजयी रहे। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे, याद रखना। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन रहते, हेक्टर मुनरो, ध्यान रखना। इस युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबाद की दो संधियां हुई। एक 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की प्रथम संधि कलाई तथा मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के मधु, ये भी रखना है। इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी। पहला संधि जो है ना कलाई, और पहला संधि जो है कलाई, पहला संधि तो कलाई, कलाइब और शाह आलम द्वितीय, कलाइब और शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। ठीक है, और आइए, पहला संधि कलाइब और शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था, जबकि इलाहाबाद की दूसरी संधि कलाइब और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को मध्य। ध्यान रखना, पहला संधि जो पूछेगा तो कलाइब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था, और जबकि इलाहाबाद की दूसरी संधि पूछेगा तो अवध के कलाइब और नवाब शुजा-उद-दौला, नवाब कहाँ के थे, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, इतना याद रखना बस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया। मुर्शिदाबाद का जो है ना उप दीवान जो मोहम्मद रजा खान को बनाया, याद रखना। मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया, एवं बिहार का जो है ना सीताब राय को बनाया, दोनों याद रखना। इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा इसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 को फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का, वर्तमान उड़ीसा में जो है की दीवानी जो है अस्थायी रूप से दे दी।
ठीक है, इसकी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी सालाना तथा निजामत का व्यय 53 लाख रुपया देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए दो उप दीवान नियुक्त किए, एक बंगाल के लिए, एक बिहार के लिए। उप दीवान मुर्शिदाबाद के बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान, जो क्वेश्चन में था कि बंगाल का उप दीवान कौन था, मोहम्मद रजा खान, ठीक है। और बिहार का सिताब राय, ध्यान रखना, बिहार का राजा सिताब राय को उप दीवान बनाया, नियुक्त किया। बिहार के लिए सिताब राय और बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान उप दीवान के रूप में भी कार्य करते थे। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। अच्छा, उप नाजिम, उप दीवान तो था ही, साथ साथ उप नाजिम के रूप में भी कार्य करता था। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी प्रदान की, ठीक है। कब किया, ये देखिए, पहला संधि जो हुआ था ना 12 अगस्त 1765 को हुआ था, ठीक है, 12 अगस्त 1765 को हुआ था। और दूसरा संधि जो हुआ था ये 16 अगस्त पता नहीं अच्छा से नहीं हुआ। पहला 16 अगस्त, सॉरी 12 अगस्त 1765 पहली संधि, दूसरी संधि 16 अगस्त को हुआ था। आइए डिटेल में आगे देखें। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवानी अस्थायी रूप से दे दी तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 के तहत अवध के नवाब, देखिए 16 अगस्त है ना, 16 अगस्त 1765 के तहत अवध के नवाब सुजाउद्दौला दौला ने इलाहाबाद और करां के जिले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया। उस समय रॉबर्ट क्लाइव जन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल का गवर्नर था। उस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था। और शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया और शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और शाह आलम द्वितीय के समय ही, याद रखना, शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था, ठीक है दोस्तों। शाह आलम द्वितीय तथा उनके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय का शासनकाल देखिए 1806 से 1837 और बहादुर शाह द्वितीय का शासनकाल देखिए, बहादुर शाह द्वितीय का शासनकाल 1837 से 1857। अकबर द्वितीय एवं बहादुर शाह द्वितीय तो अंतिम ही हो गया। बंगाल के द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया? बंगाल की द्विशासन प्रणाली यानी बंगाल का द्वैत शासन प्रणाली बोला जाए तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया, ठीक है। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में जन क्लाइव के समय 1765 में हुई और 28 अगस्त 1772 यानी 28 अगस्त 1772 को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बंगाल में जन द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। और 28 अगस्त यानी कि 65 में चालू किया क्लाइव ने द्वैत शासन, ठीक है। और ये चला कब तक? 1762 तक, यानी 5 2 7 साल चला। कोर्ट यानी द्वैत शासन को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने बंगाल में समाप्त कर दिया, समाप्त करने का निर्णय लिया। इस निर्णय को 1772 में जो ना वारेन हेस्टिंग्स ने लागू किया। इस निर्णय को 1772 में बोला जाए, क्वेश्चन आएगा 1772 में द्वैत शासन को किसने समाप्त किया, क्योंकि लागू किया वारेन हेस्टिंग्स ने, तो ऑटोमेटिक है वारेन हेस्टिंग्स का नाम आएगा। द्वैत शासन को समाप्त किया किसने? वारेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी गई कि स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में लें। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवान जो था मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया, यानी कि 1772 में ही दोनों को हटा दिया गया। अंग्रेजों ने जो ना भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? कांग्रेस की उदारवादी नीति के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण। आइए और को ऑप्शन देखते हैं। बांटो और राज करो नीति के कारण, ये है राइट, बांटो और राज करो नीति के कारण, क्योंकि फूट डालो राज करो वाला सिस्टम कर दिया था। अंग्रेज द्वारा जो ना भारत पर लगभग 200 वर्षों तक राज करने का प्रमुख कारण बांटो और राज करो की, समझा जाए तो अंग्रेज जैसे जैसे राज करता था उसका गुण अभी भी नेताओं सब में है। कभी बांटता है हिंदू मुस्लिम को अलग, किसी को कभी नहीं मिला तो चुनाव सब में जाति धर्म को अलग अलग तरीके से बांटने की कोशिश करते हैं आज के भी पॉलिटिशियन सब, पर गलत है, ऐसे होना नहीं चाहिए।
और जनता भी उधर ही भटक जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। सॉरी, नेक्स्ट चैप्टर आ गया हम सबका, क्षेत्रीय राज्य मैसूर एवं पंजाब। अब मैसूर एवं पंजाब से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे आइए देखते हुए आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान ने जो ना अपनी राजधानी बनाई, कहाँ बनाई? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ पर फ्रांसीसी अधिकारियों ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। यह फ्रांस के स्थापित जैकोबिन क्लब की एक शाखा थी, ठीक है। टीपू सुल्तान ने इस क्लब का समर्थन किया और कथित तौर पर इसका सदस्य भी बना। उसने उसने टीपू अपनी राजधानी में जो ना फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा, यानी कि स्वतंत्रता का वृक्ष भी फ्रांस और मैसूर के मित्रता के रूप में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने जो अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने और अंग्रेजों के विरुद्ध उसकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कस्तुनतुनिया यानी आधुनिक इस्तांबुल, जो है काबुल, मॉरिशस में अपना दूत मंडल भेजे थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष डैश में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि को स्थापना हस्ताक्षर, मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर 1784 में हुआ, ठीक है, 1784। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि 1784 को, इस संधि के बाद द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 का अंत हुआ, ठीक है। द्वितीय मैसूर युद्ध जो है ना 1780 से 84 तक चला, ध्यान रखना दोस्तों। द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला, जो किस संधि से समाप्त हुआ? द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84, मंगलुरु की संधि 1784 के तहत अंत हो गया। मंगलुरु मंगलुरु की संधि के तहत समाप्त हो गया द्वितीय मैसूर युद्ध, ध्यान रखना। आइए, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है ना, अब देखिए ये मंगलुरु की संधि था, दूसरा युद्ध। अब श्रीरंगपट्टनम का संधि जो है ना टीपू सुल्तान के साथ ही किया था। ये 1700 श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके? ये था दूसरा युद्ध और ये आ गया दोस्तों तीसरा युद्ध, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की संधि, तीसरा युद्ध समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, ध्यान रखना। दूसरा युद्ध हम सब 1780 से 84 दूसरा था, ठीक है, दूसरा था। अब तीसरा आ गया, ध्यान रखना, 90 से 92। तीसरा तीसरा 90 से 92 याद रखना। पहला 67 से बता दें, पहला जो है ना 1767 से चला था। आइए पहले इसको देखते हैं। 1790 से 92 तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, 1790 से 92 का अब अवसान यानी श्रीरंगपट्टनम की संधि जो ना मार्च 1792 के द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान, यानी तीसरा यानी श्रीरंगपट्टनम की संधि में अंग्रेजों की तरफ से कौन संधि में आया था? कॉर्नवालिस, तथा मैसूर से टीपू सुल्तान स्वयं थे। उसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा, क्योंकि आधा भाग टीपू का श्रीरंगपट्टनम के संधि में चला गया। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपये देना पड़ा, यानी कि 3 करोड़ रुपया देना पड़ा। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपया यानी 330 लाख रुपया नहीं देंगे तब तक उसके दोनों पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया और अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं होने दिया। अब क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किस? रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है सात शुजा से प्राप्त किया था, ठीक है। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। अब इसका डिटेल आइए देखते। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था।
परंतु 1772 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे-छोटे भागों को छोड़कर शेष भाग पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफ़गानों का आंतरिक झगड़े के कारण रणजीत सिंह को अपने स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर मिल गया और 1803 में अहमद शाह अब्दाली के पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों यानी फतह खां और अपने दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर यानी कोहिनूर हीरा भेंट किया था। ठीक है, आइए पंजाब की भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? पंजाब की भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो है ना 1900 में पारित किया गया था। आइए पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना काफी हद तक प्रभावित हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? ये पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1909 में हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर स्थापना से पूर्व प्रांतीय स्तर पर हिंदू महासभा स्थापित की गई। सबसे पहले पंजाब प्रांत में वर्ष 1909 में पंजाब हिंदू महासभा का स्थापना की गई और हिंदू महासभा की स्थापना अप्रैल 1915 में हरिद्वार के कुंभ मेले में सर्वदेशिक हिंदू सभा के नाम से की गई। वर्ष 1921 में इस संस्था का नाम बदलकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नाम से की गई। अब हम सब हो गया दोस्तों वो चैप्टर भी खत्म। अब हम सब जो ना गवर्नर एवं गवर्नर जनरल एवं वायसराय तीनों एक साथ ही खत्म करेंगे और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको रिवीजन करते हुए अच्छे से आएंगे। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि आप सबका रिवीजन अच्छी तरीके से हो रहा होगा। अगर अच्छे तरीके से रिवीजन हो रहा है तो वीडियो को लाइक करके जाइए, लाइक करते जाइएगा साथ में ही उससे, और आगे वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुँचेगा। आपके लाइक से यही होता है दोस्तों। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, आइए डिटेल देखते हैं। वारेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो गया। आइए 1700 ध्यान रखना, वारेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया और 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। क्वेश्चन क्या है देखिए, बंगाल एक भारत है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का, ध्यान रखना दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बोला जाएगा तो वो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, यानी बंगाल का पहला गवर्नर सिर्फ बोलेगा तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, पहला गवर्नर सिर्फ बोलेगा तो रॉबर्ट क्लाइव। अगर पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तब हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, और बोलेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है और अलग अलग तरीके से याद रखना होगा, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों, इसलिए अच्छे तरीके। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत का नहीं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा तो वारेन हेस्टिंग्स, और बंगाल का गवर्नर जनरल बोलेगा तो रॉबर्ट क्लाइव, जो इस पद पर नियुक्त किया, जो इस पद पर 1758 से 60 एवं 1765 से 67 ईस्वी तक रहा था। आइए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसमें लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा, क्योंकि अब हम सब लॉर्ड क्लाइव का अच्छी तरीके से हम सब जानते हैं कि बहुत भूमिका रही थी अंग्रेज़ों को प्लासी के युद्ध में भी लॉर्ड क्लाइव का योगदान था, जो अंग्रेज़ों को पहली बार सत्ता प्राप्त हुई थी बंगाल में। आइए
भारत में ब्रिटिश संस्थापक साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता लॉर्ड क्लाइव ही था। यानी 23 जून 1757 को प्लासी की जो लड़ाई हुई थी उस अंग्रेजी सेना का नेतृत्व भी लॉर्ड क्लाइव ही कर रहे थे, इसीलिए और लॉर्ड क्लाइव ने ही पहली बार अंग्रेजों को बंगाल की धरती पर नींव रखी थी। बंगाल की धरती क्या, पूरे भारत की धरती पर पहली नींव अंग्रेजों का जो कि पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। प्लासी से ही स्टार्ट हुआ, यहीं से नीम की शुरुआत हुई। यह इसीलिए माना जाता है क्लाइव को वास्तविक संस्थापक। इनमें से किसे जो है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है? सेम क्वेश्चन आ गया दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव। आइए, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासन का जनक तब इसमें हो जाएगा सर लियोनस कार्टिस। द्वैत शासन का जनक जो है ना सर लियोनस कार्टिस को माना जाएगा, क्योंकि ये जो है ना यानी जनक बोलेगा द्वैत शासन का जनक तो लियोनस कार्टिस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि द्वैत शासन किसने स्थापित किया, ये नहीं बोल रहा है, जनक लियोनस कार्टिस हो जाएगा। फ्रांस के थे, फ्रांस से संबंधित, फ्रांस से संबंधित सर लियोनस कार्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। इसने इसके द्वैत शासन तहत भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विभाजन किया गया। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है ये उसी उसी के अनुसार लाया गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बंगाल में जो है ना द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया, ये देखिए किसमें है, द्वैत शासन प्रणाली को जो है ना किसने समाप्त किया? ये वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा दोस्तों। वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन को समाप्त किया। तो हम सब पढ़े थे 1772 में, 1772 में समाप्त हुआ। 1771 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने, अच्छा 1771 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। इस निर्णय को 1772 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लागू किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, जो ऊपर हम सब इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके थे शायद। कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को आज्ञा दी गई कि स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में लें। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवान मोहम्मद रजा और मोहम्मद सिताब राय को पदच्युत कर दिया और द्वैत शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी में मानी जाती है और इस मानी जाती है 1765 में के अंतर्गत कंपनी जो दीवानी अधिकार उसके पास रखती थी और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता केवल छाया ही है। उसने पड़वर समिति को लिखा था कि यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। क्लाइव चाहता था द्वैत शासन बनी रहे, पर ऐसा हुआ नहीं। आइए नेक्स्ट, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन जो है ना कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में ठगी प्रथा का समाप्ति हो गया। ठग प्रथा की समाप्ति यानी ठगों प्रथा का उन्मूलन वही होता है, ठग प्रथा की समाप्ति किसके नेतृत्व में? कैप्टन स्लीमैन। क्या ब्रिटिश सरकार का मानना था कि ठगों में हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्राय अपने शिकार को देवी को बलि चढ़ाने के लिए मारते थे। ठगों को यह विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उसके शरीर की मृत्यु उसके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, परंतु किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कैप्टन विलियम हेनरी सिलीमैन यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कैप्टन विलियम हेनरी सिलीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में ही ये भी क्वेश्चन आएगा, किस गवर्नर जनरल के कारण लॉर्ड विलियम बेंटिंग किस शासनकाल में, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में ठगों का उन्मूलन हुआ? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में ठगों का उन्मूलन हुआ। और किसके नेतृत्व में हुआ? तब आ जाएगा हेनरी सिलीमैन के नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन हुआ। उसने लगभग 1562 यानी 1826 से 1835 के मध्य ठगों को बंदी बना लिया और अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। और 1837 के पश्चात जो है ना संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। भारत में ठगी उन्मूलन करने का श्रेय किसे प्राप्त है? इसमें देखिए ठगी उन्मूलन करने का किसे प्राप्त है? आइए डब्ल्यू ऑप्शन में खोजिए, डलहौजी नहीं, चार्ल्स मेटकाफ नहीं, डेनिसी नहीं, सिलीमैन आ गया।
सुलेमान आया वही मारना है। भारत में जो ना प्रथम रेलवे लाइन के लिए ब्रिटिश गवर्नर, यानी ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई, यानी किस गवर्नर के समय बिछाई गई प्रथम रेलवे लाइन, ये लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी, ध्यान रखना। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई। पूर्वी भारत की पहली यात्री ट्रेन 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली के मध्य चलाई गई। हावड़ा से हुगली के मध्य चलाई गई। आइए, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? देखिए आ गया ना दोस्तों, विलियम बेंटिक के काल में कौन कौन से सामाजिक सुधार किए गए? सती प्रथा का उन्मूलन, ये भी किया गया। दास प्रथा का उन्मूलन, ये भी किया गया। धर्म परिवर्तन के आधार पर योग्यता का प्रावधान हटाना, ये नहीं किया गया। ठगों को संगठित गिरोहों का दमन, ये भी किया गया। यानी कि एक दो चार, एक दो चार, आइए एक दो चार। आइए, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ना 1828 में जो है ना बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर बना, और 1829 में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन किया। सती प्रथा का अंत 1829 में किया। बेंटिक के काल में चार्टर एक्ट 1833 पारित किया गया था, उसमें दास प्रथा का उन्मूलन का प्रावधान किया गया। यानी दास प्रथा का अंत किस चार्टर के तहत हुआ? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। बेंटिक ने ठगों गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चलाकर उसका दमन करने का प्रयास किया। बेंटिक ने शिक्षा एवं प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया। 1835 में वो इंग्लैंड वापस चला गया और धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटाया गया, ठीक है। इसमें विलियम बेंटिक का संबंध नहीं है, 1850 में ये हुआ था, अतः एक दो चार सही है। आइए नोट, 1833 के चार्टर एक्ट दास प्रथा को उन्मूलन की दिशा में एक प्रारंभिक और नीतिगत कदम था, लेकिन इस एक्ट को पारित होने के तुरंत बाद दास प्रथा खत्म नहीं हुई थी, बल्कि बल्कि ध्यान रखना है, इस एक्ट ने दास प्रथा के उन्मूलन के लिए व्यावहारिक मंच प्रदान किया। दास प्रथा का वास्तविक और औपचारिक उन्मूलन जो है 1843 के इंडियन स्लेवरी एक्ट के माध्यम से हुआ था। यानी एक उद्घाटन हुआ 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा का जो है ना शुरुआत माना जा सकता है, पर वास्तविक रूप से अगर बोला जाए तो 1843 के इंडियन स्लेवरी स्लेवरी एक्ट के माध्यम से। इस एक्ट में दासों की खरीद फरोख्त और गुलाम रखने के सीधे तौर पर गैर कानूनी घोषित किया गया, ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना है इतना सा। अब आइए, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सती प्रथा को गैर कानूनी जो है विलियम बेंटिक के कार्य ऊपर हम सब देखे, उसी में था सती प्रथा, ठगी प्रथा और दास प्रथा का उन्मूलन। नेक्स्ट 1857 में भारत के गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये था केनिंग। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल केनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग, यानी 1856 से 58 तक था, ठीक है। लॉर्ड केनिंग भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था, क्योंकि 58 के बाद वो वायसराय बन गया था। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय भी था, देखे। यानी कि ये जो है ना लॉर्ड केनिंग जो है एक ऐसा व्यक्ति है जो अंतिम जो अंतिम रूप से गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल लास्ट केनिंग, और फर्स्ट वायसराय यानी पहला, भारत का पहला वायसराय के रूप में भी किसके नाम है? 1858 से 62 तक रहा, ये केनिंग ही है, दोनों रहा, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय केनिंग। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? वो लॉर्ड लीटन ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति, लॉर्ड लीटन थे, लीटन, ठीक है दोस्तों। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के वायसराय बनकर भारत आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति परिवर्तन हुआ। कुशल और अकर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रग्राही नीति का अनुसरण होने लगा। लॉर्ड लीटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? लॉर्ड लीटन जो है ना इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है। लॉर्ड इल्बर्ट बिल विवाद जो हुआ था, इल्बर्ट बिल लीटन नहीं,
रिपन के द्वारा लाया गया था, जो भारतीयों के पक्ष वाला बिल था, पर इसका विरोध करके बिल को वापस करना पड़ा अंग्रेजों को विरोध के कारण। ठीक है, यही संबंधित नहीं है। लीटन इस जगह रिपन रहता तो संबंधित थे। और स्ट्रेची कमीशन, शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये सब लीटन के द्वारा लाया गया था। ये जितना देख रहे हैं इल्बर्ट बिल नहीं होगा, बाकी स्ट्रेचरी कमीशन लीटन, शस्त्र अधिनियम लीटन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लीटन, ये सब लीटन के द्वारा लाए। लॉर्ड रिपन जो है ना, इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित नहीं थे। इल्बर्ट बिल वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। देखें, इस बिल के में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? विकेंद्रीकरण किया किसने? लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड मेयो ने। वायसराय लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से 72 अपने शैक्षणिक, आर्थिक, प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। लॉर्ड मेयो और मेयो द्वारा 14 दिसंबर 1870 को एक संकल्प जारी किया गया और रिजोल्यूशन को सर्वप्रथम औपनिवेशिक आर्थिक संरचना और विकेंद्रीकरण की बात की गई तथा केंद्रीय और प्रांतीय वित्त के विभाजन की दिशा में पहला कदम उठाया गया। साथ ही प्रांतीय सरकारों को कुछ स्वायत्तता देते हुए उन्हें जेल, शिक्षा, चिकित्सा आदि सेवाओं के लिए केंद्रीय राजस्व से कुछ राशि दी गई तथा उन्हें इच्छानुसार प्रशासन करने के लिए कहा गया तथा ऐसे ही। किसने जो ना सिंध विजित कर उसका अधिकार किया? कौन है ये? नेपियर। नेपियर ने जो सिंध विजित कर उसका अधिकार किया। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के काल में 1842 से 44 के दौरान 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर के द्वारा सिंध के पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और पी रॉबर्टसन के अनुसार सिंध की विजय अफगान युद्ध 1839 से 42 के बाद हुई और नैतिक और राजनीतिक रूप से उसी का परिणाम था। आइए देखते हैं सूची पर फर्स्ट व्यक्ति और विषय। भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। आइए यहीं नीचे देख लेते हैं अच्छे से। मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड से संबंधित विषय है लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, चैम्सफोर्ड द्वैत प्रशासन। कौन विषय लागू है याद रखना। मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड से संबंधित है और लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव से, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है और चैम्सफोर्ड द्वैत प्रशासन। निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया है? ये नागपुर को किया गया है, संबलपुर को भी किया गया, सतारा को भी किया गया है, जयपुर को नहीं किया, इसीलिए ये सही है। अब आइए कौन क्या हड़प किया है उसका डिटेल देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी जो ना 1848 से 56 तक शासन किया। लॉर्ड डल जो अंग्रेज का जो है 1857 का जो क्रांति हुआ था ना, इसमें अगर बोला जाए तो उसका कौन दोषी था? सबसे बड़का दोषी लॉर्ड डलहौजी था। इसी का क्या धरा था, ये करके 1856 में चले गए और लेकिन बम विस्फोट करा के गए। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 का अंग्रेजी राज में विघटन कर लिया। यानी कि अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, ठीक है। उस पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध को हड़प लिया, ठीक है, विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश इस प्रकार है। सतारा कब किसको क्या इसको याद रखना। सतारा को 1849 में किया। जैतपुर एवं संबलपुर यानी संबलपुर 1849 याद रखें। जैतपुर संबलपुर 1849, सतारा को भी 1849 और बघाट को 1850 और उदयपुर को 1852 और झांसी को 1854 और नागपुर को 1854 याद रखें। नागपुर को 1854, झांसी को 1854, उदयपुर को 1852, बघाट को 1850, संबलपुर और जैतपुर को 1849, सतारा को 1849 में शामिल किया, ठीक है।
जयपुर इसमें शामिल नहीं था। डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत सतारा के अधिग्रहण की प्रक्रिया 1848 में प्रारंभ हुई, ठीक है। 1848 में ही सतारा को प्रारंभ हुई, जबकि 1 मई 1849 को सतारा को अधिग्रहण संपन्न हुआ। सतारा को जो ना 1849 में अधिग्रहित कर लिया गया। सुरक्षा एवं प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा एवं प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति यानी राइट फेंस पॉलिसी से वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली संबंधित है। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठाओं के साथ युद्ध एवं अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया। उसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठाओं से था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए, और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेस्ली के आने से कंपनी को भारतीय रियासतों के साथ संबंधों का परिवर्तन आया। वेलेस्ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों की अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने का वादा करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। आइए, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ये था पेशवा बाजीराव द्वितीय। इसको ध्यान रखना, ये था पेशवा बाजीराव द्वितीय। दौलत दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 में जसवंत के भाई की हत्या कर दी और परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण पेशवा और सिंधिया के संयुक्त सेनाओं को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली और 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि की, और संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षात्मक स्वीकार कर ली। इस संधि को मराठा द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि संज्ञा दी गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित कथन सही है? क्या सही है? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। सही है। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्त्री करने का अधिकार दिया गया केंद्रीय सरकार को। सही है। इसमें मौजूद असमानता को सुधारने का प्रयास किया गया। ये भी सही है। लॉर्ड मेयो द्वारा 1870 इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। 1, 2, 3 सब सही है इसमें। 22 लॉर्ड मेयो के शासनकाल 1869 से 72, ठीक है। उसने शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए जो ना स्मरण किया। उसने प्रशासन में सुधार के लिए प्रत्येक अलग अलग प्रशासन से पत्राचार के उपरांत 14 दिसंबर 1870 को एक विकल्प जारी किया, जिसे मेयो रिजोल्यूशन यानी कि 1870 को एक संकल्प पारित किया, जिसे मेयो रिजोल्यूशन या प्रांतीय सरकार का चार्टर भी कहा जाता है, या प्रांतीय सरकार का चार्टर कहा जाता है। इसके केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया। साथ ही प्रांतीय सरकारों को कुछ स्वायत्तता देते हुए जेल, शिक्षा, चिकित्सा आदि सेवाओं के लिए केंद्रीय राजस्व की कुछ राशि दी गई। साथ ही उन्हें इच्छानुसार प्रशासन करने के लिए कहा गया। इस प्रकार मेयो ने प्रांतीय स्वायत्तता को बढ़ावा देकर प्रांतों की स्वायत्तता आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। 1871 में मेयो ने वित्तीय केंद्रीकरण पर ध्यान दिया। ब्रिटिश साम्राज्य की उस वित्तीय समस्याओं को संतुलित करने का प्रयास किया जो लगातार घाटे की स्थिति में। निम्न में से किस देशी रियासतों को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया? वह है ग्वालियर है जो अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया। प्रसंगत विकल्पों में से ग्वालियर रियासत अंग्रेजों के द्वारा अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया। अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया। आइए दोस्तों देखते हैं, यानी कि अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया। और सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो
1842 से 44 के शासनकाल में किया गया। लॉर्ड डलहौजी के काल में कुशासन का आरोप में अवध का विलय जो है 1856 एवं व्यक्तिगत सिद्धांतों के द्वारा सतारा का विलय 1849 और डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांतों के तहत सतारा का अधिग्रहण जो 1848 में प्रारंभ हुई, जबकि 1849 में सतारा का अधिग्रहण प्रक्रिया संपन्न हो गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब देखते हैं। दिल्ली में जो ना उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया दिल्ली में? ये लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था दिल्ली में। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने जो ना भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली करने की घोषणा की। इसके बाद 23 दिसंबर 1912 को नई राजधानी दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का भव्य राजकीय प्रवेश जुलूस निकाला जा रहा था। इसी राजकीय प्रवेश के अवसर पर दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र में वायसराय की हाथी घोड़े पर जो ना क्रांतिकारियों के द्वारा जो ना बम फेंका गया। इस हमले में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय गंभीर रूप से घायल हो गए और महाबत जो है ना मारा गया। इस घटना की योजना क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के नेतृत्व में बनाई गई थी। इस घटना का प्लानिंग जो है रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की वायसराय के रूप में जो है किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई? ये लॉर्ड इरविन के समय जो है ना फांसी दी गई। गांधी इरविन समझौता उसी समय था 1931 में, और 1931 में ही भगत सिंह राजगुरु को फांसी दिया गया था। ठीक है। आइए, महान शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को जो वायसराय लॉर्ड इरविन के कार्यकाल 3 अप्रैल 1926 से 18 अप्रैल 1931 के कार्यकाल में, अच्छा 31 तक कार्यकाल था, 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। इसके कार्यकाल में ही फांसी दे दी गई 23 मार्च 1931। और इंपीरियल कैडेट यानी क्रॉप्स की स्थापना किसने की? इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। ध्यान रखना, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना, जिसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों के लिए सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। ये ठीक है। इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया गया था। इसका क्या काम है? राजकुमारों के सामंत पुत्र को सैनिक शिक्षा प्रबंध करना था। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? वह है लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जवाहरलाल नेहरू का बड़ाई किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है ना स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर खान बहादुर की उपाधि प्रदान प्रारंभ हुआ? किस वायसराय के काल में प्रारंभ हुआ था? आइए देखते हैं। ये जो ना 1857 विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाली देसी शासकों जमींदारों आदि अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियों खिल्लत भूमि अनुदान ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इसमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि जो ना इसमें राय बहादुर आती है। मुस्लिमों को पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर आती है। और 1859 से 60 ईस्वी में इस उपाधि को दिए जाने का साक्ष्य मिलते हैं। तो 1859-60 में तो कौन था हम सबका? लॉर्ड कैनिंग था। कैनिंग तो है नहीं, इसीलिए ऑप्शन ई होगा, कोई नहीं।
केनिंग होगा दोस्तों इसका, इसीलिए केनिंग नहीं है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया, वो है सी राजगोपालचारी। नहीं, सी राजगोपालचारी जो है ना 1748 से 50 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक रहे, ठीक है। और वह वर्ष वह वर्ष 1952 से 54 तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। फिर 52 से 54 तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस के विभिन्न मुद्दों पर मतभेद होने के कारण उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 1859 में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो है ना राजगोपालचारी थे। तो दोस्तों हम सबका ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अब हम सब जो है ना नेक्स्ट वीडियो में हम सब ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इससे संबंधित क्वेश्चन करते हुए 3-4 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और आज हम सब इतना 3-4 टॉपिक आज अच्छे तरीके से देख लिए। बस इसी प्रक्रिया से क्रम बाय क्रम रोज वीडियो आते रहेगा दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का क्रमवार तरीके से, जब तक कि पूरा खत्म ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, रोज वीडियो आप सबको 7 बजे 6 से 7 के बीच में, 6 से 7 शाम में, 6 से 7 शाम में जो है ना आपको मिल जाएंगे वीडियो रोज। 6 से 7 शाम के पीएम में अपलोड हो जाएगा पर डे। बस संडे को छोड़ के प्रतिदिन इसका वीडियो अपलोड होगा और अच्छे तरीके से देखते जाइएगा, प्ले लिस्ट बना देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आपका रिवीजन अच्छी तरीके से हो गया होगा। बस थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा ताकि आगे और लोगों तक पहुँचे। ठीक है, थैंक यू।